हेलो गाइस, मेरा नाम सुप्रिया है और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। ये चैनल होने वाला है कुछ डरावनी, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसी कहानियों का जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो और कोई आपको बताने वाला भी ना हो। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और कुछ आपको डरावनी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। तो ये हमारी पहली कहानी है। मैं पहली कहानी ही आपके लिए ऐसी लेके आना चाहती थी जिसको सुन के आप सो ना पाएँ और अगली कहानी देखने के लिए आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं। तो आगे बढ़ते। तो एक सत्य घटना पर आधारित है, ये एक सच्ची कहानी है और जैसे ही कहानी थोड़ी सी सच्ची हो जाती है उसमें डर थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो इस कहानी में 3 दोस्त हैं। उन 3 दोस्तों के साथ एक नदी है और वो नदी है ब्लैक वाटर रिवर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न रीजन में है। अब जब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताती हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे इंसानों से ज़्यादा खतरा जानवरों का है और इंसानों से ज़्यादा जानवर रहते हैं। उसका साइज़ यूके से 6 गुना ज़्यादा है और पॉपुलेशन 208 गुना कम है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना दूर दूर तक फैला हुआ एक बीहड़ है, जहाँ पे दूर दूर तक कुछ है नहीं सिवाय जानवरों के जो सिर्फ आपकी जान लेना चाहते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2003 21 तारीख को, जब 3 दोस्त जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही होते हैं, तो वो उस जगह से एक बहुत हद तक फेमिलियर होते हैं। उन्हें पता होता है आसपास क्या है, खतरे क्या है, क्या हो सकता है उनके साथ, वो सब कुछ जानते होते हैं और फिर भी वो कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए बाद में घातक पड़ जाते हैं। तो 21 दिसंबर 2003 को 3 दोस्त, जिनका नाम था ब्रेट जो कि 21 वर्षीय थे, 2 19 वर्षीय थे जिनका नाम था शॉन और एशली, ये तीनों फैसला करते हैं कि हम लोग इस रिवर की तरफ घूमने के लिए जाएंगे, कुछ मौज मस्ती के लिए जाएंगे। और जैसे कि इस उम्र के लोग होते हैं जिनको सही मायनों में कहा जाए तो डर नहीं होता है जान खोने का, तो वो लोग इस तरफ जाते हैं और सबसे पहली बात उन्हें लगता है कि ये उनका जाना पहचाना इलाका है तो उन्हें कोई खतरा है नहीं। तीनों ही ऑस्ट्रेलिया के ही होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक नॉर्दर्न सिटी है जिसका नाम है डार्विन, तीनों वहीं के होते हैं और तीनों इलाके को बहुत अच्छे से जानते पहचानते होते हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ पे उनके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा उनका कहाँ इंतज़ार कर रहा होता है ये उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता। हम नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं तो हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो नॉर्दर्न रीजन यूके से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन 208 गुना कम है। तो आप समझ सकते हैं दूर दूर तक बीहड़ इलाका, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कुछ मिलेगा तो मिलेंगे जानवर और जंगली पेड़ पौधे और इंसानों का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं। फिर यहाँ से शुरू होता है उनका सफ़र, जो कि उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक सबक बन जाता है। जब वो चलना शुरू करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया की बहुत सुंदर सुंदर वादियों से, सड़कों से, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हैं जिनके नज़ारे देखने लायक होते हैं। एक वक्त पे आके वो 80 किलोमीटर दूर डार्विन सिटी से पहुंच जाते हैं, जहां पे उनका ट्रक उनको लेके जाता है। उनके ट्रक पे उनकी क्वाड बाइक्स होती हैं। क्वाड बाइक्स अगर आप समझते हैं तो वो इस तरह की मोटे टायरों वाली बाइक्स होती हैं जो इस तरह की बीहड़ और टीरेन इलाके वो होते हैं जहाँ पे पत्थर बहुत होते हैं और आपके नॉर्मल साधन, जैसे हम बोले नॉर्मल बाइक्स कार्स नहीं चल सकते, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने ट्रक के पीछे ये तीनों बाइक्स रखते हैं और तीनों निकल जाते हैं अपने सफ़र पे। ये सफ़र शुरू होता है तो पहले तो बहुत रोमांचक होता है और वो बढ़ते हैं सॉल्ट फ्लैट्स की तरफ। ये एक इलाका है जहाँ पे बीहड़ असलियत में शुरू होता है और उनको सड़क की दोनों तरफ यूकेलिप्टस ट्रीज़ दिखना शुरू होते हैं और 30 मिनट के करीब वहाँ पे ड्राइव करने के बाद उनको एक आखिरी रिज़ॉर्ट दिखता है जो वहाँ के टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस रिज़ॉर्ट है जिसका वाटर होल्डिंग पार्क नाम है। और इसके आगे हमें ये समझना पड़ेगा इस पार्क को करीबन आखिरी समझिए डेस्टिनेशन, आखिरी पद माना जाता है कि इसके पीछे आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो शायद आपको मदद के लिए चाहिए हो। जब वो इसके पार निकल जाते हैं तो समझ लीजिए अब उनके लिए, उनकी मदद के लिए सिर्फ वही होते हैं। जब वो आगे बढ़ते चले जाते हैं वो उनके रास्ते में एक नदी का उनको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस रिवर है फिनिस रिवर, जो कि इतनी
बहुत लंबी नहीं है अपनी लेंथ में, अगर कहा जाए तो सिर्फ 50 किलोमीटर लंबी एक नदी है, लेकिन खतरनाक बहुत है। उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रंग एकदम काला है। सो अगर आप, पानी भले ही ज़्यादा गहरा ना हो, लेकिन अगर 5-10 फीट भी गहरा है और अगर वो बिल्कुल काले रंग का है, तो आप 1 फीट से नीचे देख नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है। और कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में जितने भी पानी वाली जगहें हैं, वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई एक जानवर शिकार के लिए ज़रूर तैयार बैठा होता है। और इन पानी में सिर्फ आपको छोटे मोटे सांप नहीं मिलेंगे, आपको शार्क्स तक मिल सकती हैं। जब ये तीनों अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, जहाँ पे ये पहुंचना चाहते हैं, कुछ मस्ती मजाक करने के लिए, दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने के लिए, ये लोग अपनी बाइक्स अपने ट्रक से नीचे उतारते हैं और उन्हें चलाना शुरू करते हैं, रेस लगाना शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत टीरेन इलाका है। टीरेन इलाकों में जब बारिश होती है, पथरीले इलाके और मिट्टी भरे इलाके, पहाड़ भरे इलाकों में जब बारिश होती है, तो पूरा इलाका कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो ये लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे, बाइक्स चलाते हुए एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, आप समझ सकते हैं। तो ये सब करते करते वक्त कैसे बीत गया उन लोगों का, उनको कोई अंदाज़ा नहीं लगा। और फिर जब वो लोग थक के चूर हो गए, तो उन्होंने फैसला किया अब हमें घर वापस जाना चाहिए। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बाइक्स को अपने ट्रक पे वापस जाने का फैसला कर चुके होते हैं और अपनी बाइक्स को अपने ट्रक पे वापस चढ़ा चुके होते हैं। उनमें से एक कहता है कि हमें क्यों ना हम अपने आप को पहले थोड़ा बहुत साफ़ कर लें। जैसे मैं आपको बता रही थी, उनके पूरे शरीर पे, उनके पूरे कपड़ों पे कीचड़ लगे हुए थे, जूतों पे कीचड़ लगे हुए थे। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम पास में ही एक नदी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, फिनिस नदी, वो उसकी तरफ जाएंगे और ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए भी वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे लगी हुई मिट्टी को साफ़ कर लेंगे। तो तीनों ने फैसला किया, हाँ ये सही फैसला है और हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। और तीनों बाइक्स को अपनी ट्रक पे छोड़ के, गाड़ी को लॉक करके निकल जाते हैं उस तरफ जहाँ पे उनको नदी का रास्ता दिख रहा होता है। जैसे वो नदी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो आपको नदी के ऊपर से नजर आएंगे और ये पेड़ नदी से बिल्कुल जुड़े हुए उगे होते हैं। मैं आपके लिए रेफरेंस के लिए कुछ तस्वीरें इस वीडियो में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके की होती हैं। जैसे ही वो इस नदी की तरफ बढ़ते हैं, उनको मैनग्रोव फॉरेस्ट साफ साफ नजर आने लगता है। जैसे जैसे वो उस नदी की तरफ और मैनग्रोव फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वो नोटिस करते हैं अभी नदी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इनके पैर करीब इनके जूते पानी में डूब चुके होते हैं, जो कि अंदाज़ा जिनसे वो लगा सकते हैं, जैसे वो वहीं के होते हैं तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश की वजह से पानी का स्तर बहुत ऊपर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो पानी है वो अपने किनारों से ऊपर आके अब ज़मीन पे भी उनके पैरों तक पहुंच चुका है। तो वो उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उनको लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी बारिशें होती हैं इन जंगलों में, इन नदियों में, तो ये होना सामान्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। हमें ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे वो पले बड़े हैं, ये उनके लिए इलाका बिल्कुल जान पहचान वाला है, तो उनके लिए डर जैसी कोई बात नहीं थी। तो वो आगे बढ़ते चले गए और देखते चले गए कि आगे होता क्या है। वो नदी के करीब पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को साफ करना शुरू करते हैं। और साफ करते वक्त, पानी का इस्तेमाल करते वक्त, वो अपने आप, वो जड़ें जो होती हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की, उनको पकड़ के रखते हैं। क्योंकि अगर आपको मैं इस नदी के बारे में बताऊं, ये नदी बहुत स्टीप होती है। स्टीप का मतलब होता है बिल्कुल ही ढलान। अगर आप नदी के किनारे खड़े हैं और आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो शायद आप 3, 4, 5 मीटर सीधा नीचे चले जाएं। आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, जैसे बीचेस पे होता है, अगर आपने देखा हो, हम धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ते हैं तो स्तर बढ़ता चला जाता है, लेकिन इन नदियों में एक कदम गलत रखने पर आप सीधा पानी के अंदर होते हैं। वो अपने आप को साफ कर रहे होते हैं, तो उनका एक दोस्त ब्रेट, जो कि 21 वर्षीय था, वो अपना बैलेंस खो देता है। वो अपनी जो जड़ उसने मैनग्रोव फॉरेस्ट की ट्री की पकड़ी होती है, उसके हाथ से छूट जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, बारिश बहुत हो रखी थी, पानी का स्तर बढ़ रखा था, तो उसी प्रकार पानी का जो स्पीड थी, पानी का जो बहाव था, वो भी बहुत तेज़ था उस वक्त। जैसे ही ब्रेट ने अपना बैलेंस खोया और वो पानी में गिरा, तो वो कई मीटर आगे पहुंच गया। जैसे ही उसके दोस्तों ने ये देखा कि ये ब्रेट पानी के अंदर है, तो वैसे ही उनके इंस्टिंक्ट काम नहीं करते एकदम से, कि हमें ऐसे लगता है कि अगर ये सिचुएशन हो तो आप अचानक से क्या करेंगे। उन्होंने जैसे ही अपने दोस्त को पानी की तरफ बढ़ते हुए देखा, वो दोनों पानी के अंदर कूद गए। बहाव बहुत तेज था, तो बहुत जल्दी ही वो कई
किलोमीटर दूर तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी ब्रेट उनसे कई किलोमीटर दूर था, क्योंकि जैसे 10 सेकंड का फ़र्क था सिर्फ उन ब्रेट के पानी के अंदर आने में और उन दोनों के पानी में कूदने में, लेकिन वो उतनी ही देर में कई किलोमीटर उससे दूर था। बहाव तेज था, दोनों ने अपना दिमाग लगाया और किसी तरह स्विमिंग करके ब्रेट के पास तक पहुंच गए। इस वक्त भी वो घबराए हुए नहीं थे, हाँ परेशान थे। उनको ये लग रहा था ये बड़ी क्या मुसीबत हो गई, अब हमें पैदल चल के अपनी गाड़ी तक बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तो वो इस सोच में नहीं था कि उनकी जान पे कोई आफत आ सकती है इस छोटी सी गलती की वजह से। उनको सिर्फ ये लगा कि नहीं, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, आगे जाके ये कहानी ही बन जाएगी अपने दोस्तों को सुनाने के लिए। कुछ दूर आगे बढ़ते बढ़ते जब वो पानी के बहाव के साथ चलते गए तो ब्रेट, एशली और शॉन अब तीनों एक साथ थे और पानी की तरफ बढ़े जा रहे थे। वो नोटिस कर रहे थे कि दोनों तरफ, नदी के किसी भी एक तरफ उन्हें कोई एक जड़ ऐसी मजबूत अगर मिल जाए जिसको वो पकड़ लें और पानी के बहाव से खुद को रोक पाएँ। जब तक वो ये नोटिस करते तब तक कुछ ऐसा हो चुका था जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। जिस तरह वो जा रहे थे, सबसे पहले शॉन था, उसके बाद एशली, उसके बाद ब्रेट सबसे आखिर में आ रहे थे। अचानक से जैसे ही वो पानी में चल रहे थे, अचानक से एशली ने चिल्लाना शुरू किया शॉन की तरफ कि समथिंग इज़ इन द वाटर, पानी में कुछ है। उसने कुछ महसूस किया पानी में, और जैसे ही ये हुआ उन लोगों ने तेज़ी से अपने आप को पानी से दूर ले जाने की कोशिश करनी शुरू कर दी, पर सारे ही प्रयास उनके असफल रहे। वो पानी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए और उनको सिर्फ एक पेड़ मिल गया जिसकी वो जड़ के सहारे ऊपर चढ़ सके। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले शॉन थे, शॉन ऊपर चढ़े, उसके बाद एशली, लेकिन उनको दूर दूर तक ब्रेट कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गया। उनको ये तो समझ आया कि पानी में कुछ है, लेकिन क्या है और ब्रेट कहाँ है वो उनको नहीं। पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए, ऊपर वाली टहनी पर एशली बैठ के, उसके निचले वाली टहनी पे शॉन बैठ के, और वो दूर दूर तक नदी को सिर्फ छान मारने लग गए। कहीं ब्रेट किनारे पे तो नहीं पहुंच गया, कहीं वो बह के कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं निकल गया, कहीं वो हमसे पीछे तो नहीं था, कहीं वो नीचे ही तो नहीं कहीं फंसा हुआ है। ये सारे सवालों को सोचते हुए वो सिर्फ नदी में आस पास देखने लगे। तभी एशली ने पानी में कुछ देखा, पानी में कुछ पीले रंग का चटक। जैसे मैंने आपको बताया काला पानी था तो और कुछ नज़र आना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे ये चटक कलर होते हैं लाल पीला, वो इस पानी में बहुत आसानी से नज़र आ सकते हैं। तो उनको एक पीले रंग की कुछ परछाई सी पानी के अंदर कुछ गहराई से ऊपर आती हुई नज़र आने लग गई। उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे ही वो चीज़ पानी के ऊपर आई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। पानी के ऊपर था ब्रेट, वो पीला रंग था ब्रेट की जैकेट का, और वो था उस मगरमच्छ के मुंह में। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त उनके दोस्तों की हालत क्या होगी, ये सोचते हुए कि भैया हम तो सिर्फ यहाँ पे कुछ मौज मस्ती के लिए आए थे और अब ये सब क्या हो रहा है। उनके पास कोई रास्ता नहीं था अपने दोस्त को बचाने का, अगर वो उस तरफ बढ़ते तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। तो आखिरी में फैसला करने को कुछ बाकी नहीं था। ब्रेट नहीं रहा था, ब्रेट उस मगरमच्छ के मुंह में था, और वो इस तरीके से, हमें समझना पड़ेगा ये जानवर बेवकूफ़ नहीं होते, ये हम इस धरती पे हमसे भी पहले से हैं। अगर आप क्रोकोडाइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो इस धरती पे डायनासोर्स के पूर्वजों में माने जाते हैं। तो ये कोई बेवकूफ़ जानवर नहीं था। वो पानी से निकल के उन दोनों को दिखा रहा था कि अगर तुम पानी में आए तो तुम दोनों का भी यही हाल होने वाला है, वरना और कोई रीज़न नहीं बनता। मुझे और कोई मतलब नहीं समझ आता कि वो क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इन दोनों के पास आए और उनको दिखाए कि इनके दोस्त के साथ वो आखिर कर क्या रहा है। वो क्रोकोडाइल 30 फुट लंबा था, और ये कुछ 1-2 प्रजातियों में से ही हैं जो इंसानों को पकड़ना एक खेल समझते हैं। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके लिए इंसानों को मारना एक खेल समान है। वो इंसान को मारते हैं, खाते हैं, क्योंकि सब क्रोकोडाइल ऐसे नहीं होते, और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक, खौफनाक होते हैं। कम से कम ये
एक ही क्रोकोडाइल कितने लोगों की जान ले चुका होगा आज तक हम कुछ कह नहीं सकते। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है और ये याद रखते हैं, ये समझदार होते हैं, ये अपने शिकार का पीछा करते हैं। आप समझ नहीं सकते किस वक्त से वो क्रोकोडाइल आखिर उनके पीछे पड़ा हुआ। क्या पता जिस वक्त ब्रेट का पैर फिसला था वो तभी से उनके साथ चल रहा हो, वरना ये क्रोकोडाइल इतने तेज बहाव में 3 दोस्त पूरी नदी में, ये कोई संयोग, कोई कोइंसिडेंस नहीं हो। पता है कि पानी के अंदर है मौत और पेड़ के ऊपर वो आखिर कब तक टिके रह सकते थे। दूर दूर तक कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब बारिश होती है ऐसे जंगलों में, हमें समझना पड़ेगा कि पानी का स्तर बहुत जल्दी ऊपर बढ़ता है। वो कितने भी ऊपर पेड़ पे बैठे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा आता कि वो पेड़ पानी के अंदर होता और वो क्रोकोडाइल से बच नहीं पाते। तो वो वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे कि क्या किया जाए। उनको एक उम्मीद भी थी कि अगर हम नहीं मिले तो रात तक, शायद सुबह तक, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, किसी ना किसी को कोई ना कोई जाके पुलिस के पास ज़रूर कंप्लेंट करेगा कि हम तीनों मिसिंग हैं और शायद कोई हमें बचाने आ जाए। इसके अलावा उनके पास कोई और उम्मीद नहीं थी जिसके सहारे वो बच सकें। वो कुछ कोशिश करता है कि वो एक ऊपर वाली टहनी पर चढ़ के बैठ जाए जो पानी से कुछ स्तर ऊपर थे। जैसे ही वो अपना पैर बढ़ाता है और एक अपना पैर दूसरी पर टहनी पर रखता है, उसकी पिछली वाली टहनी टूट जाती है और वो अचानक से पानी के अंदर गिर जाता है। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आता। वो हाथ पैर मार के जितनी हो सके जल्दी पानी से पेड़ की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का करंट इतनी तेज़ होता है, पानी का बहाव इतनी तेज़ होता है कि वो दूर उसको ले जाने की कोशिश करता रहता है। किसी तरह वो एक जड़ पकड़ के दोबारा ऊपर आ जाता है। वो उसको पता होता है कि जिस तरीके की वो हरकतें पानी के अंदर कर रहा है, जिस तरीके की वो शोर मचा रहा है, क्रोकोडाइल का ध्यान बहुत जल्दी इस तरफ खिंच जाएगा और क्या पता कब वो उसका पैर पकड़ के खींच के घसीट के ले जाए और वो उसके कुछ आखिरी पल बन जाए। उससे पहले ही उसको वो जड़ मिल जाती है, वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और फिर से वो दोनों पेड़ पे बैठे किसी का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग सही होते हैं, उनके माँ बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है। जब पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश करती है तो उन्हें वो गाड़ी मिलती है जिसमें वो अपने क्वाड बाइक्स छोड़ के आए थे। वो उनको ट्रेस करती हैं, फॉलो करती है पुलिस और उनको आखिरकार वो दोनों पेड़ पे बैठे हुए मिल जाते हैं। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब आपको समझना पड़ेगा जब हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियाँ उड़ती हैं तो अच्छी चीज़ें बैलेंस खो देती हैं और जब वो हेलीकॉप्टर उस पेड़ के ऊपर, उस नदी के ऊपर आता है तो ऐसा महसूस होता है कि अगर वो हेलीकॉप्टर कुछ भी नज़दीक आया उन दोनों के तो वो उन दोनों को उड़ा कर ही पानी के अंदर फेंक देगा और वो क्रोकोडाइल से नहीं बचा पाएंगे उसको। तो आगे की तरफ जिस तरीके से ब्लेड्स के साउंड चल रहे होते हैं, वो क्रोकोडाइल थोड़ा सा घबरा जाता है और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी टीम, 25-30 लोगों की टीम उस क्रोकोडाइल को घेरे उन 2 लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्रोकोडाइल पीछे नहीं हट रहा है। उसके हिसाब से वो उन 25-30 लोगों पे भी भारी पड़ सकता है और अगर सच कहा जाए तो हाँ, पड़ सकता है। तो अगला जैसे ही ये हेलीकॉप्टर उनके सर के ऊपर आता है, वो क्रोकोडाइल थोड़ा घबरा जाता है या मैं सच कहूँ वो परेशान हो जाता है। वो पानी को, जब पंखुड़ियाँ चलती हैं तो वो पानी को पीछे की तरफ फेंकती हैं और पानी में ऐसी कुछ गतिविधियाँ करती हैं जो शायद जानवरों के लिए सही नहीं होती, तो वो कुछ पीछे हट जाता है और जितनी देर में वो पीछे हट जाता है उन दोनों के लिए एक बोट भेज के उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन आज तक ब्रेट का या उसकी किसी चीज़ का कोई नामो निशान उस पूरी 50 किलोमीटर की नदी में कुछ नहीं मिलता। ना उसकी जैकेट, ना उसके शरीर के कोई हिस्से, ना उसकी लाश, ना उसकी हड्डियाँ और ना ही वो क्रोकोडाइल। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ये सिर्फ पानी के ऊपर, सतह पर, ज़मीन पे या सिर्फ पानी में नहीं रहते। इन नदियों के बीच में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में शायद इंसान कभी जानता ही ना हो और ये इनकी संख्या कितनी है शायद हम कभी समझ ही ना पाए और इनका मकसद क्या है वो भी हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें अच्छा लगता है इंसानों को मारना। क्यों लगता है, क्या साइंस है उसके पीछे, ये कोई नहीं जानता।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी समझाइए कि ऐसी ट्रिप्स पे जाना सही नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, हैव अ गुड डे।